नमस्कार दर्शकों, 2 दिन में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 2 बड़े मंत्रियों अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी साइकिल पर बैठ चुके हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद दारा सिंह चौहान ने न सिर्फ बीजेपी का साथ छोड़ा है, बल्कि योगी सरकार को दलित, गरीब, पिछड़ा विरोधी बताते हुए वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। चुनाव के ऐन पहले इस दल बदल की हकीकत पब्लिक समझती है। इसलिए सवाल पब्लिक का आज सबसे पहले ये है कि जब 5 साल राम तो अब टिकट के लिए भाई भतीजा के नाम पर कैसा समाजवाद। वैसे सवाल पब्लिक का यह भी होगा कि बीजेपी में इस सेंध का चुनावी असर क्या पड़ने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी पर अखिलेश यादव की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है? सवाल पब्लिक का पूछें उससे पहले आज की टॉप 3 हेडलाइन। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी के लिए बीजेपी ने 118 टिकट किए फाइनल। 18 से 20 मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर भी मंथन। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट भी जल्द आने वाली है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। अखिलेश ने यूपी में अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक की और एक बार फिर बनेगी समाजवादी सरकार, इसका नारा दिया। आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए कमेटी बनी है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को कमेटी की कमान दी गई है। एनआईए के डीजी, पंजाब के डीजीपी सिक्योरिटी और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कमेटी में शामिल होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मामले को कांग्रेस प्रायोजित साजिश कहा है। योगी ने यह भी कहा कि जानकारी के बावजूद लापरवाही बरती गई और ये खूनी इरादे दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी के। आज की तीसरी बड़ी खबर, कोरोना संकट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। 28 राज्यों तक फैला ओमाइक्रॉन अब डेल्टा को कर रहा है रिप्लेस। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज है ओमाइक्रॉन पर प्रभावी। और अब उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर लौट कर आते हैं। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक 2014 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का बड़ा फॉर्मूला है। 2017 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जब बीजेपी में आए तो पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक का यही समीकरण मजबूत किया। लेकिन क्या इस उठापटक के बाद 2022 का चुनाव के पहले बीजेपी को इसमें झटका लगेगा? उत्तर प्रदेश में ओबीसी की तादाद 42% से ज्यादा मानी जाती है। इसमें यादव करीब 11% है, मौर्य, कुशवाहा, सैनी करीब 6% है, कुर्मी 5 से 6% है, लोध 4 से 5% है, निषाद 2 से 3%, राजभर भी 2 से 3%, कुशवाहा 1 से 2%, कश्यप 2 से 3% और अन्य बहुत सारे कास्ट जो है वो 8 से 10% है। बीजेपी अपनी ओबीसी वोट बैंक को लेकर बहुत सतर्क रही है 2014 से ही। मोदी सरकार में जब पिछला मंत्री परिषद विस्तार हुआ था तब उत्तर प्रदेश के ओबीसी मतदाताओं को सीधा संदेश देने के लिए कोशिश भी की गई थी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के ऐन पहले अखिलेश ने बीजेपी के हाई प्रोफाइल ओबीसी चेहरों को साथ मिलाकर खेला और मोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, मेला करके खेला कर दिया? यही आज सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देंगे बीजेपी। पहले सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20%
अगर जनता खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ काम करती रही है। उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने सरकार और नेताओं के संज्ञान में लाया, लेकिन बार बार मेरे बात करने के बाद कोई असर नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान रखते हुए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का बीजेपी छोड़ने का फैसला पार्टी को परेशान कर सकता है। दोनों नेताओं के फैसले पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया में इसका संकेत भी मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कल ट्वीट पर लिखा था, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता, उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। आज दारा सिंह चौहान को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई द्वारा दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। अब केशव प्रसाद मौर्य की ये प्रतिक्रियाएं इसलिए भी अहम है क्योंकि वो यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं। तो आज सवाल पब्लिक का ये है कि अखिलेश संग मेला होबे तो यूपी में खेला होबे। ये मेला होबे खुद अखिलेश यादव ने कहा है, खेला हो रहा है वो पब्लिक सवाल कर रही है। गैर यादव ओबीसी पर अखिलेश ने अपनी बढ़त बनाकर क्या यूपी में बढ़त का माहौल बना लिया है? और सवाल नंबर 3, उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले दल बदल से किसे फायदा होगा? 5 साल राष्ट्रवादी टिकट के लिए ये कैसे समाजवादी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाती हूं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री हैं योगी सरकार के। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार में आप मंत्री बने रहे, तब आपको कोई गड़बड़ नहीं लगी इस पार्टी में या इस कैबिनेट में या योगी आदित्यनाथ के साथ? फोन सुन रहे हैं, शायद बहुत सी पार्टियां वापस बुला रही हैं। इससे पहले कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाऊं, शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, गजेंद्र सिंह सांखला जी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है, शांतनु गुप्ता जी ऑथर हैं, लेखक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आज, हमारे साथ शामिल है। और वारिस पठान AIMIM के बड़े नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, आपके पास आने से पहले एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाना चाहती हूं। मौर्य जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि 5 साल योगी आदित्यनाथ के साथ आपको कोई तकलीफ नहीं थी, ये आखिर में आकर क्या तकलीफ हो गई कि आज साइकिल पर सवाल हो गए और कमल को ठुकरा दिया? उनको बोल दो, पहले कर ले इधर लाइव, तब कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना भाई साहब, पता है हो चुका है। पहली बात तो पहले कि वो लोग लाइव। मौर्य जी मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ वो, अरे सर वो नहीं, हाँ आवाज आ रही है, खुद भी जानती है, वो खुद भी, और मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ। खुद भी जानती है। आप जानती हैं कि मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में था
बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद जी, जब माननीय मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात की दुहाई दिया था कि लोग मुझको नीच कहते हैं इसलिए कि मैं पिछड़ा हूँ, मैंने सोचा कि इतना बड़ा नेता अगर पिछड़े होने का दुहाई दे करके सार्वजनिक रूप से आज नीच होने की त्रासदी झेल रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनके दिल में दलितों और पिछड़ों की पीड़ा भी होगी। ये सोच करके मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मैंने देखा यहाँ चेहरा बदल गया लेकिन चरित्र नहीं बदला। 5 सालों में मंत्रिमंडल में मंत्री होने के नाते सामूहिक जिम्मेदारी का मैं निर्वहन बड़े मनोयोग से और विभागीय कार्यों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। और जो आप ये कह रही हैं कि आज आपको याद आया, मैं बता दूं कि आज अगर मंत्री होता तो आपके सामने नहीं बोलता, हमको अपनी बात कोई बोलनी होती तो कैबिनेट में बोलता जहां मैं पहले बोलता था, या राष्ट्रीय नेताओं के सामने बात रखता जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री बनाते हैं और भेजते हैं। इसलिए जहां मुझे बात रखनी थी मंत्री रहते हुए मैं वहां रखा। आज मैंने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब हमारा प्लेटफॉर्म मीडिया है और उत्तर प्रदेश की जनता है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, जब हम इसमें थे ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी है बुरी है इसकी परख नहीं थी। 5 साल रहने के बाद हमको इस बात का पता लगा कि हाथी की दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं, यानी नारा कुछ होता है। 5 साल लग गए आपको ये पता चलाने में, 5 साल लग गए कि मौर्य जी आपको 5 साल लग गए ये पता चलने में, या ये कहूं कि हर चुनाव से पहले आपको दल बदलने का कहीं शौक हो गया है, हॉबी हो गई है। आपने 2016 में बीएसपी मायावती जी को छोड़ा, अब आप योगी आदित्यनाथ को छोड़ रहे हैं और शायद अगले चुनाव में अखिलेश जी को भी छोड़ देंगे, ऐसा भी तो लोग कह सकते हैं। अब आप लोग रोज चैनल छोड़ते हैं, रोज मीडिया छोड़ते हैं, रोज बारी बारी से हर साल चैनल बदल जाता है, कभी चैनल किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं, कभी किसी चैनल की एंकरिंग करते हैं। आप अपने खुद से जाते हैं क्या? परिस्थितियों बस आपको निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 साल के लिए जनादेश होता है, 5 साल के जनादेश का मैंने सर एंकर में और नेता में यही तो फर्क होता है। हम तो खबरें रिपोर्ट करते हैं, आप तो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं ना, तो आपकी आइडियोलॉजी बदलती रहती है। आपने दिसंबर में कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो दिसंबर में अखिलेश यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आज वो सपने आपके भी हो गए। हमें जो बोलना था मैं बोला। आज के बदले प्रवेश में जब मैं मंत्री पद से इस्तीफा दिया हूं तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मंत्री नहीं हूं, इसलिए अब स्वाभाविक रूप से मेरी जवाबदेही उत्तर प्रदेश के जनता के प्रति है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जनता के हितों के प्रति जो अच्छा होगा हम उसको बोलेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैंने ये निर्णय लिया है तो स्वाभाविक रूप से इसमें कहीं ना कहीं 5 साल का वो क्रियाकलाप होगा जिस दौर से मैं गुजरा हूं और जहां कई बार बात रखने के बाद बात को अनसुनी कर दी गई। स्वाभाविक रूप से मंत्री होने के नाते मैं उसको सार्वजनिक नहीं करता था और उसको अभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर है कि आज मैं मंत्री नहीं हूं, इसलिए अब मंत्री सरकार के प्रति या मंत्रिमंडल के प्रति हमारी जवाबदेही भी नहीं है। और सही मायने में आपने देखा होगा कि आज सरकारी क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। आखिर आरक्षण क्या इससे मारा नहीं जाएगा? मौर्य जी मैं आपसे सबसे पहली बात जो पूछना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी बात है आपकी जो मानी नहीं गई? क्या टिकट की बात, आपके बेटे की, दामाद की, बेटी की टिकट की बात, ये बातें नहीं मानी गई इसलिए आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया? क्या यही प्रॉब्लम थी? क्योंकि आपके बेटे किसी पार्टी से लड़ते हैं, दामाद किसी और पार्टी से लड़ते हैं, बेटी सांसद है बीजेपी की। पहली बात तो आपको अकल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए।
कोई दामाद कोई चुनाव नहीं न लड़ता है, और बेटी का तलाक भी हो चुका है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बेटी सांसद है, बेटी टिकट मांग भी नहीं रही है। तीसरी चीज़, बेटा लड़ा था, 1700 वोट से हारा था, और वो इनकी मेहरबानी से नहीं था, वो हमारी मेहरबानी से था, और वहाँ पर इनका कोई वोट नहीं है। जहाँ 3000 भारतीय जनता पार्टी वोट पाती थी, वहाँ मेरा बेटा लड़ता है। और दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी 14 साल वनवास झेली थी, वो हमारे ऊपर कृपा नहीं की थी, हमारी मेहरबानी से 14 साल का वनवास इसका दूर हुआ है। जो हमारे साथ लाखों लाख का जनाधार आया था, आज उसके नाते पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं बड़े बड़े नेताओं को चुनौती देता हूं, उनकी हैसियत हो तो अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की साख बचा लें। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मैं संघर्ष से लड़के आता हूं, मैं किसी की कृपा पर और मेहरबानी पर नहीं हूं। इसलिए एक चीज और मान लीजिए कि संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति किसी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं रह सकता है। एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ। कल तक आप कह रहे थे कि अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता लूटपाट की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार को भूली नहीं है, लूटपाट उन्हें याद है। तो आज ये जो लूटपाट है, ये जो करप्शन है, ये सब मिट गया? आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी कोई छोटी घटना से बड़ी घटना हो जाती है तो छोटी घटना लोग भूल जाते हैं। आज बड़ी घटना हो रही है, आज आपको व्यापारियों की हत्या हो रही है, अनुसूचित जाति लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो रही है, आपके सामने हाथरस का कांड है, आपके सामने उन्नाव के 2 कांड हैं, लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश लूटपाट छोटी घटना है, गोरखपुर में लूटपाट छोटी घटना है, करप्शन छोटी घटना है, भ्रष्टाचार छोटी घटना है। 7 ठीक है, मैं समझ गई, मैं पूरा समझने की कोशिश कर रही हूँ। भ्रष्टाचार आपको बड़ी चीज लगती ही नहीं है, भ्रष्टाचार कोई बड़ी चीज है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपके परिवार में से कितने लोगों को टिकट मिलेगा? आप अगर लड़ना चाहें तो मैं आपको टिकट दिला सकता हूं, और मेरी हैसियत यह है कि मैं आपको भी विधायक बना सकता हूं। इसलिए आप किसको कितना टिकट मिलेगा, हमारे पास मुझे विधायक बनना नहीं है, जो भी संघर्ष में साथी रहा है मैं उसकी वकालत करूंगा। और एक चीज और जान लीजिए, आप किसी चीज को बच्चों की तरह सवाल के रूप में मत पूछिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज जैसे भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं इनमें पता कराओ ठेकेदार कहाँ का है। ठेकेदार एक प्रदेश का है जो देश के सभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज का जो मेन ठेकेदार है, मेन एक्सप्रेसवे, मेन हाईवे का जितना मेन ठेकेदार है, वो कहीं बाहर किसी प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है ही नहीं है। ये लूट नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। और साथ ही साथ राजकीय मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती हो रही है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। जितने भी सरकारी संस्थान हैं वो निजी हाथों में दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है। आपको अखिलेश यादव है, अखिलेश बैकवर्ड है, इसलिए उसका भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। और ये लोग ऊंची जात के हैं, इनका आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता है। आप भ्रष्टाचार का पैमाना क्या मानती हैं? आप भ्रष्टाचार मौर्य जी, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं है। आपने जो कहा था मैंने तो वही दोहराया है। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? और आप मुझे बच्चों की बात कह रहे हैं। मेरी 28 साल की एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, तो बच्ची तो मैं कतई नहीं हूँ। आज आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। अब तक आप बोले क्यों नहीं? अब तक आप बोले क्यों नहीं? स्वाभाविक रूप से इस गुस्से में हमने ये निर्णय लिया है। उचित अवसर पर फैसला लिया जाता है, यह जब चाहो तब निर्णय नहीं लिया जाता। उचित अवसर, नया जनादेश लेने की बारी आई, उचित अवसर मिला, इसलिए मैंने निर्णय लिया। आपको केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उनसे बात कर लें, और जल्दी में लिया हुआ फैसला कई बार गलत होता है। आपने उनसे बात की? चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नाराज हैं, गुस्से में हैं। सवाल पूछने से शायद उन्हें थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। आइए अपने पैनल के पास चलती हूं। शहजाद पूनावाला, आपने सुना
स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा? अब उनको भ्रष्टाचार वहां समाजवादी पार्टी का नहीं नजर आ रहा, उनको यहां पर जो उनकी उपेक्षा हुई है और निम्न जातों की जो उपेक्षा हुई है उन्हें ये याद आ रही है। मैं सवाल ये पूछूंगी आपसे शहजाद पूनावाला, पर्सनैलिटीज में ना जाकर अगर मैं सवाल ये पूछूं कि इस तरह से जब दो मंत्री छोड़कर समाजवादी पार्टी चले जाते हैं तो क्या मोमेंटम और ये जो चुनाव का एक जो कहते हैं माहौल वो अखिलेश यादव के एडवांटेज में हो जाता है? आप मानेंगे इसे? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आने वालों को राम राम, जो जा रहे हैं उनको दुआ सलाम, जो कर रहे हैं गलती पंचर साइकिल पर बैठकर करने की सवारी, उनका होगा चुनावों के बाद बहुत बुरा अंजाम। तो मैं तो बस इतनी बात कहूंगा, क्योंकि देखिए ना हाथ ना हाथी ना टोटी ना सरिया, इस बार वोट केवल मिल रहा है टू केसरिया। सिर्फ केसरिया के नाम पर, विकास के नाम पर, जब विरासत के लिए जो काम किया है उसके नाम पर वोट मिलता है, विचारधारा के नाम पर वोट मिलता है, तो नाविका जी 80 बनाम 20 का हो जाता है चुनाव। और जब 80 बनाम 20 का चुनाव हो जाता है तो वहां पर व्यक्ति नहीं विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। आज हमने जो विकास के कार्य किए, मैं मानता हूं स्वामी प्रसाद जी मेरे बहुत करीब है, मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं, पर स्वामी प्रसाद जी मौर्य जी को पता है कि आज जब 40 लाख आवास हमने बनाए तो उनके समाज के अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिला है। जब 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए तो उनके समाज के अधिकतम लोगों को उनका फायदा मिला है। जब 1.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बांटे तब उनके समाज के अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिला है। तो जब नेता चला भी जाए तो उसके साथ जनता चली जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, पर क्योंकि नेता जा रहा है तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमारे अजीज साहब बैठे हैं, उनसे दो बात कहूंगा। एक तो उनके तमाम बयानात की सूची भी मेरे पास है, कैसे वो गुंडों वाली पार्टी कैसे समाजवादी को, तो क्या समाजवादी मानती है कि गुंडों वाली पार्टी है वो? और दूसरी बात मैं अब पूछूंगा कि उन्होंने एक बयान दिया था 3 तलाक को लेकर। उन्होंने कहा था 3 तलाक दरअसल मुस्लिम मर्दों की हवस के लिए है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, आप गूगल कर सकती है जब आप देख रही हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो क्या आज समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 3 तलाक मुस्लिम मर्दों की हवस का मामला है? तो आज समाजवादी पार्टी 3 तलाक के कानून का स्वागत करेगी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था, या आज केवल स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव से पहले मौका परस्ती के लिए लिया जा रहा है, उनकी बातों को साथ में नहीं लिया जाएगा? अजीज खान साहब, जब बंगाल में चुनाव हुए थे और बीजेपी सारे एमएलए तोड़ तोड़ कर ला रही थी ममता जी की तृणमूल कांग्रेस से, तो सबने कहा था कि ये क्या सेकंड हैंड माल ले रहे हैं, इनका अपना कोई नेता नहीं है। पर ये सेकंड हैंड माल जब यहां से छूटकर दूसरी पार्टी में जाता है तो आप लोग बहुत तालियां बजाते हैं, ऐसा क्यों? नाविका जी, मुझे लग रहा है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया और जो त्याग पत्र में लिखा शायद उसको गंभीरता से आपने पढ़ा नहीं। देखिए, लड़ाई किस चीज की, इसको समझना होगा आपको। लड़ाई सम्मान और अभिमान की है। देखिए, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि दलित, पिछड़ा, शोषित और वंचित समाज जिसने बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई, सरकार बनाई, और लोगों ने यानी खासतौर से बीजेपी ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, वायदे किए इस समाज को, और इस समाज को क्या दिया? धोखा दिया। इस समाज को तिरस्कृत किया और ये समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस बात को कहा। देखिए, सम्मान की बात है। इन्हीं के एक नेता हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी। अब देखिए ना, ये चित्र है, देखिए, इसको जूम करके दिखाया जाए। योगी आदित्यनाथ जी सोफे पर बैठते हैं और वहीं पर आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल पर बैठते हैं। ये है सम्मान की लड़ाई। स्वतंत्र देव सिंह इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। आप देखिए, उनको फाइबर की कुर्सी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी सोफे पे बैठते हैं। ये सम्मान और तिरस्कृत करने की लड़ाई है। सवाल इस बात का है कि जिस सम्मान के लिए पिछड़ा समाज उनके साथ जुड़ा था, बड़ी उम्मीद के साथ, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, आज नौजवानों पर लाठियां मारी जा रही है। जब वो नौकरी मांगता है तो लाठियां मारी जा रही है। इसी नौजवान ने इस सरकार को बनाया था। आज लड़ाई किस चीज की, बात को समझिए। यहाँ सत्ता की लड़ाई नहीं है, सवाल इस बात का अपमान की लड़ाई है। बीजेपी ने पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का अपमान किया है और अपमान की लड़ाई है। आज ये समाज निकल गया, भगदड़ मचा हुआ है। 200
हैं, वहां से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही थी इन लोगों को। और मैं आपको बताऊं, एक प्रत्यक्ष की बात बताना चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्या किया, उन्होंने उस घर को धुलवाया, गंगा जल छिड़कवाया। ये है इनकी मानसिकता पिछड़ों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी पिछड़ों ने, ये जो पिछड़े हैं, इन्होंने ही इनकी सरकार बनाई थी। तो अजीज खान साहब, पब्लिक सवाल पूछ रही है और शिशिर भालचंद्र घाटपांडे भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि मंत्री बनकर 5 साल पूरे मजे लूटो, फिर 5 साल के बाद चुनाव आए तो अचानक अपनी तथाकथित अंतरात्मा को जगा लो। जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? लोगों का ये सवाल है। और एक और सवाल आया है, लोग पूछ रहे हैं उनकी बेटी तथाकथित दलित विरोधी बीजेपी से इस्तीफा कब देगी? पुष्पक जोशी इंदौर से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, बेटी का जो इशू है वो बाप से क्यों पूछा जाएगा? ये राजनीति है। बेटी अलग दल में रहती है, बाप अलग दल में रहता है। ये सदियों का खेल है। आप देखिए बीजेपी में आप माधव राय सिंधिया और तमाम जो उनके लोग हैं उनसे जरा पूछिए ना। एक बात आपको और बताना चाहता हूं, 2 बातें। आपने कहा कि सवाल कर रहे 5 साल मलाई और क्यों नहीं आवाज उठाया। देखिए जब मंत्री बनता है तो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। पद और ये उनका आप देखिए उनके बड़प्पन देखिए। तो फिर ये आइडियोलॉजी की बात नहीं है। वहां शहजाद पूनावाला कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, शहजाद पूनावाला शहजाद पूनावाला, ये कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाह रहे हैं अजीज खान साहब को और हमारे दर्शकों को? कौन सी तस्वीर है ये अजीज खान साहब हर जगह स्टूल की फोटो दिखा रहे, तथाकथित स्टूल और सोफा। भाई गाना गाइए, आप कविता पढ़िए, कविता निकाल के दिखाइए। आप देखिए आपके हाथ में लोग जा रहे हैं। अभी कल देखिए देखिए लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और यही वजह है। अपनी बात पूरी करिए। इस प्रकार से नहीं, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो देखिए, फोटो देखिए। अच्छा अजीज खान साहब, एक मिनट अजीज खान साहब, बोलने तो दीजिए। ये तस्वीर है, क्या बोलने दे, झूठ बोलते हैं, नफरत पैदा करते हैं, नफरत का माहौल पैदा करते हैं। इसके अलावा क्या है? तस्वीर आडवाणी जी के बारे में पूछिए, मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में पूछिए। आखिर उनसे पूछिए कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनको खड़ा कर दिए। पूछने का मामला नहीं है, मुझे एक बात उसके बाद ही जवाब दे। बताइए ये तस्वीर है किस प्रकार से अखिलेश जी अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। उस प्रकार से प्लीज अजीज खान साहब आग बबूला मत होइए। अगर आप तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने तस्वीर दिखा दी। अगर आप तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्होंने ये तस्वीर और तस्वीर की लड़ाई है। 1 मिनट, ये मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है, मुद्दे से भटकने। मुझे बात ठीक है, देखिए ठीक झूठे लोग हैं आप लोग। नारिका मैंने सबकी बात सुनी, मुझे बात रखने दीजिए। ये तस्वीर है जिसमें अखिलेश यादव अपने ही पिता जिनसे उन्होंने जन्म लिया है उनको अपमानित करने बात पूछिए ना, मुरली मनोहर जी से बात पूछिए ना, पहुंचा दिया उनको, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, क्या दिखा रहे हो? ऐसा है जो पूछ रहा हूँ नारिका, प्लीज देखते थे सवाल बहुत। हमने तो मुख्यमंत्री बनाया मौर्य समाज से, हमने तो मौर्य समाज से मुख्यमंत्री बनाया। अजीज को बोलिए कि वो ऐलान करे कि वो मुख्यमंत्री बनाएंगे मौर्य समाज से, उनके समाज को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये ऐलान करें। हमने तो उप मुख्यमंत्री बनाया, इनको बोलिए कि ऐलान करे अभी कि ये सम्मान की बात करें। तो इनको बोलिए कि अभी ऐलान करे। आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए सवाल। इस प्रकार से अजीज खान साहब, एक मिनट, मुझे कम से कम मॉडरेट करने दीजिए। आप में से जो भी यूपी जीतना चाहे जीत ले, पर कम से कम मुझे मेरा काम तो कर लेने दीजिए, मॉडरेट तो कर लेने दीजिए। अजीज खान साहब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अगला बोल रहा है, उसे बोलने दें। आपको काउंटर करने का मौका दूंगी ना, आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। ये कोई चुनाव थोड़ी है कि एक
एक बार आकर चला गया तो दोबारा 5 साल बाद ही आएगा। ये चुनाव नहीं है, यहाँ पर ये चुनाव नहीं है। डाउन होना चाहिए, टाइम वेस्ट करना हमारे नेता 3 दिन का ऑडियो डाउन कराइए, बाकी पैनलिस्ट भी बैठते हैं, हम डिबेट का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपनी बात ठीक है, ठीक है। वारिस, एक मिनट वारिस पठान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये इन दोनों पार्टियों के बीच में इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई है कि आज डिबेट में भी कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। और वारिस पठान साहब, 80-20 का चुनाव है, इसमें आपका क्या वजूद है? देखिए नविका जी, मैं सब देख रहा हूँ, दुनिया देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, इनसे हमको क्या लेना देना है? कोई कौन सी पार्टी में जा रहा है, कोई कौन सी पार्टी में आ रहा है? हम तो लोगों के सामने उनके मुद्दे लेके जा रहे हैं। पर हाँ, ये लोग को देखकर मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, गली गली घूमे भौरा बेईमान, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे। तो वो तो अपने सब फायदा परस्ती के लिए जा रहे हैं, पर हम जा रहे हैं लोगों के सामने अपने मुद्दे लेके। अब 80 बनाम 20 ये योगी ने कहा, तो मैं तो पूछता हूँ ना, शहजाद पूनावाला भाई पे बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता, कि भाई वो लखीमपुर के अंदर जो कांड हुआ वो 80 में थे या 20 में थे? हाथरस का जो हुआ वो 80 में है या 20 में है? अब जो इतना सारा युवा बेरोजगार हो गया वो आपके 80 में आएगा क्या 20 में आएगा? अब समाजवादी के अखिलेश ने भी 80-20 चालू कर दिया। और नविका जी, यही बात थी, अगर वारिस पठान ये बोल देता कि हम 20 है वो 80 है, तो आज तक पहाड़ टूट पड़ते, आसमान टूट पड़ता, चिल्ला पुकार हो जाता, मुझे एंटी नेशनल घोषित करके पाकिस्तान की टिकट तक ये लोग कर देते। मगर अब सफाई पे सफाई पेश की जा रही है। मगर एक वजह है 80-20 क्यों आया? क्योंकि योगी जी ने 5 साल में वहां पे काम किया। और मैं बताना चाह रहा हूं, समाजवादी ने भी क्या काम किया, हमारे पास तो डेटा है। हम जा रहे हैं मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए, हम बता रहे हैं डेटा कि आज वहां पर 5 करोड़ मुसलमान है नविका जी, उसका सालाना बजट कितना है विकास का? सिर्फ 21 करोड़ रुपया, सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट का मिला के। तो कैसा विकास होगा? तो फिर सबका विकास, सबका विश्वास कैसा होगा? दूसरी ओर आपको तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। और लोग कहते हैं कि मौसम की जानकारी, हवा किस तरफ की चल रही है, वो अगर एक कपड़ा लगा दें तो उसमें पता चलता है हवा किस तरफ की चल रही है। तो आपकी तो हवा ही नहीं है, हवा ही गुम है। नहीं, गलत। आपने हमारी हवा कहां देखी है? आप आते सभा के अंदर देखते हैं असद ओवैसी साहब को वहां पे, अभी संभल में मैं साथ में था, ओवैसी साहब के 9 डिग्री टेम्परेचर में बारिश गिर रही थी, 3-3 घंटे से मजमा जमा, हजारों की तादाद में लोग आते, तो हवा तो पतंग की चल रही है। मगर यहाँ पे हवा और एक चलने वाली है इस मरतबा, क्योंकि इस मरतबा हिस्सेदारी की, बराबरी की लड़ाई है। क्योंकि देखा है, ब्राह्मण 10% है जिनके 6 मुख्यमंत्री बन गए, क्षत्रिय 8.5% है जिनके 5 मुख्यमंत्री बन गए, यादव 8.5% है 3 मुख्यमंत्री बन गए, वहीं पर मुसलमान 20% है। तो आज तक ना मुख्यमंत्री बना ना उप मुख्यमंत्री तो बना। मतलब इसकी वजह से कहीं पर भी किसी को काम से कोई मतलब नहीं है, किसी को काम से कोई मतलब नहीं है, जनता के लिए कोई क्या करेगा ये इससे मतलब नहीं है। और शांतनु गुप्ता, एक मिनट शांतनु गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो विकास मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, तो उसके बाद बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है तो जात मुद्दा है या धर्म मुद्दा है। और ये अगर हर चुनाव में होगा, और हम 21वीं सदी के 22वें साल में अगर चुनाव देखें और मुद्दा अगर जात और धर्म ही रहेगा, तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? नाविका, आपने कहा कि जात एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक नई जाति बन गई है, और उस जाति का नाम है लाभार्थी, उस जाति का नाम है बेनिफिशियरी। एक नया वोट बैंक जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने यूपी में क्रिएट करा है, तभी ये कास्ट सारी रिलेवेंट हो गई है। जो पुरानी गणनाएं हैं, जो पुरानी कमेंट्री थी पॉलिटिकल 2014 से, इतना % ब्राह्मण है, इतना % जाटव है, ये मौर्य है, वो रिलेवेंट हो चुकी है। अब जैसा शहजाद ने कहा, जो 2.5 करोड़ लोगों जिनके पास टॉयलेट नहीं थे, मैंने यूनिसेफ में काम करा है, मुझे पता है जब महिला को शाम तक रुकना पड़ता था शौच के लिए कि लाइट चली जाए, जो गैस के सिलेंडर करोड़ों बटे हैं, एक दिन में अगर आप लकड़ी पे खाना बनाते हैं 3 बार, तो कम से कम 400 सिगरेट फूकने के बराबर है। ये बेनिफिशियरी है। 41 लाख लोग जिनके सिर पे छत नहीं थी, उनको छत मिल गई, उनको छत मिल गई। तो ये जो बेनिफिशियरी वोट बैंक है, जब मैं अपनी किताब लिखने के लिए करीब 40 से ज्यादा जिलों में गया, हर गांव में नाविका, अगर मैं 100 लोगों से बात करूं तो हर आदमी को 5-6 स्कीम उसको मुंह पे जबानी याद है, वो SMS दिखाते हैं, लल्ला ये मोदी जी ने SMS भेजा है, योगी जी ने SMS भेजा है, कोई 2000 रुपए का SMS दिखाता है, कोई 1000 रुपए का SMS दिखाता है। तो ये जो
करोड़ों लोगों को लाभार्थी जो बने हैं, जिनको स्कीमें पहुंची हैं, जो लखनऊ से निकलती थी, ललितपुर तक पहुंचती थी, बांदा तक पहुंचती थी, जालौन तक पहुंचती थी, ये जो लाभार्थी वोट बैंक है, इसने इरेलेवेंट कर दिया बाकी राजनीति को। जो पुरानी राजनीति है कि कितनी कास्ट किसकी कास्ट थी, वो इरेलेवेंट हो चुकी है। मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं जो ट्विटर पे इस वक्त चल रही है, सोशल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और यहां स्वामी प्रसाद मौर्य शायद पैर छू रहे हैं या मुझे पता नहीं, शायद जूता पहना रहे हैं मायावती जी को, और ये ट्वीट आया है कि इज्जत अगर मिलती है तो वो बीजेपी में मिलती है। और सांखला साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या जो अब कह रहे हैं कि यहां इज्जत नहीं मिली, स्टूल पर बिठा दिया, तो वहां क्या हाल था बीएसपी में? यहां देखिए केशव प्रसाद मौर्य से जप्फी हो रही है, यहां देखिए प्रधानमंत्री के साथ खड़े होके फोटो हो रही है, वहां अमित शाह जी के साथ वहां पर गले मिल रहे हैं, फूल माला पहनाई जा रही है। तो ये अगर इज्जत की बात है किसी की भी, तो ये इज्जत की कमी से जाना, ये एक खोखला सा जवाब नहीं लगता आपको सांखला साहब? क्योंकि अगर इज्जत की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई खास इज्जत दिखती हुई मिलती हुई नजर नहीं आ रही, कम से कम इस तस्वीर में जो ट्वीट की गई है सोशल मीडिया पे। नाविका जी, इस पर तो अगर यही फिट बैठता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। जिस समय पंजाब के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह को पार्टी के अंदर बीजेपी ने शामिल करके बड़े बड़े शब्दबाग दिखाए, क्या कांग्रेस ने मान सम्मान के अंदर उनकी कमी रखी? 3 बार मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, इतना बड़ा ओहदा देकर के, और जब विधायक उनके पीछे हट गए और उनको चेंज करना पड़ा, पार्टी छोड़ करके बीजेपी ने गले लगाया, देखो ये दुखी थे, बहुत संकट महसूस कर रहे थे, बहुत घुटन महसूस कर रहे थे। आज देखिए फैक्स का जमाना है, ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, हाथों हाथ ऊपर वाले ने परसा दिया है। किस तरह से मंत्री पेड़ से जड़ रहे हैं, वैसे जड़ करके इस बीजेपी से जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी की हालत आप और मैं नहीं, देश का एक एक नागरिक इस बात को समझ रहा है। ये खाली आडंबर दिखा करके लोगों को चैनलों के माध्यम से, व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा तबका है। ठीक कहा था योगी जी ने, 80 बनाम 20, यानी 80 मेरे खिलाफ है और अब 20 ही मेरे साथ रहे हैं। कहा तो उन्होंने हालांकि इसको सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की स्थिति में कहा था, लेकिन ऊपर वाले ने ला करके टोपी उनके एकदम फिट बैठाई है कि 80 खिलाफ है और 20 आपके साथ है। किस तरह से दलित, किस तरह से अनुसूचित जाति के लोग, किस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, किस तरह से शोषित लोग, पीड़ित लोग, आज उनकी क्या स्थिति है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस नहीं कह रही है, उनके खुद की। सांखला साहब, आप तो इमरान मसूद को अपनी पार्टी में नहीं रख पाए। इमरान मसूद जो प्रियंका गांधी वाड्रा जी के इतने करीबी माने जाते थे, आप तो उनको नहीं रोक पाए। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर ये बड़ी बड़े फेंकू लोग जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, 300 प्लस हैं, 4, ये लोग वही है जो वहां पर पश्चिम बंगाल में कहते थे 200 प्लस। चलिए, तो आप कह रहे हैं आप तो किसी गिनती में नहीं है, तो आपकी बात ना की जाए, करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है तो कांग्रेस की बात ना की जाए। तो शहजाद पूनावाला प्लीज, शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं। नाविका जी, अब कहा गया कि हमारे पार्टी से कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये एक हवा की दिशा दिखाती है, मौसम का एक तरीके से ये आपको एक परिचय देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन पे हरिओम यादव, समधी है मुलायम जी के, वो ज्वाइन किए। एक्स एमएलए धर्मपाल यादव, नरेश सैनी सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, आज ज्वाइन किए। अदिति सिंह एमएलए कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन की। ललित पाल कांग्रेस से ज्वाइन किया। गोपाल अग्रवाल जी, शतरूपा प्रकाश जी, एसपी के एमएलसी रविशंकर सिंह जी, सीपी चांद जी, अक्षय प्रताप सिंह जी, रमा जी, नरेंद्र भाटी जी, राजेश कुमार कनौजिया जी, फॉर्मर एमएलए विजय मिश्रा जी, सिटिंग एमएलए एसपी के सुभाष पाती जी, फॉर्मर मिनिस्टर जय नारायण तिवारी जी, सिटिंग एमएलए बीएसपी की वंदना सिंह जी, जयपाल जी जो 4 बार के विधायक है, उन्होंने ज्वाइन किया, रणविजय। और ये केवल 3 महीने में मैंने 19 नाम गिनाए जो बीजेपी ज्वाइन किए। तो ये कौन से मौसम का अंदेशा दे रहा है? मैं भी नाम कुछ पढ़ देती हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री, राकेश राठौर बीजेपी विधायक सीतापुर, जय चौबे विधायक बीजेपी,
संत कबीर नगर, माधुरी वर्मा विधायक बीजेपी, नानपारा बहराइच, आरके शर्मा विधायक बीजेपी, बलसी बदायूं, रमाकांत यादव पूर्व सांसद बीजेपी आजमगढ़, शिवशंकर सिंह पटेल बुंदेलखंड, राकेश त्यागी पूर्व मंत्री बुलंदशहर। मैं भी पढ़ सकती हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूं फिर और भी पढ़ सकती हूँ। तो शहजाद पूनावाला ऐसे नाम तो गिनते। हाँ, इसमें एक तथ्य जान लीजिए, जो रवि नारायण त्रिपाठी जी का बताया जा रहा था, रविंद्र नारायण त्रिपाठी जी का, उनका अधिकृत बयान भी आ गया कि मैं तो बीजेपी के साथ हूँ, मेरी अटकलें लगाना बंद कर दो। और मैंने तो 19 नाम गिनवा दिए। कांग्रेस पार्टी के तो 70 नेता पिछले 7 साल में चले गए। ये कह रहे दूसरों के घर पे टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं। मैं तो टाइम्स नाउ को बड़ा विश्वसनीय मानता हूँ। नहीं कर रहे, जो बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सच्चाई दिखाई जा रही है। इनका तो निकाह हो चुका है, समाजवादी मंत्री है, पीछे निकाह करके जाते हैं। रुक जाइए गजेंद्र जी, रुक जाइए। आप अपनी पार्टी के सीट के हिसाब से बोलेंगे। अब 0 सीट आने वाली है, क्या इतना बोलेंगे आप? सुन लीजिए नाविका जी, आप ही का सर्वे क्या बता रहा है? 250 तक हमारी सीटें आ रही है, मिनिमम से मिनिमम। कई लोग तो 300 भी दे रहे हैं। तो मैं इनसे तो सर्वे के बाद इस्तीफे हुए हैं ना शहजाद पूनावाला जी। सर्वे तो 9 जनवरी तक का था, उसके बाद 10, 11, 12 3 दिन। राजनीति में बहुत लंबा अरसा होता है। तो आपको तो वैसे भी गजेंद्र संखला पार्टी के साथ आप कहते हैं आपका कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन है तो अजीज खान साहब की पार्टी के साथ है, तो आप उनको बताइए। और अजीज खान साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 16 एमएलए जब तृणमूल कांग्रेस के आए थे बीजेपी में, उसमें से 4 या 5 ही जीत पाए थे चुनाव। तो यह सवाल उठता है कि तब आपने लोगों को कहा था कि ये बीजेपी लेके जा रही है, होना इनका कुछ नहीं, और हुआ भी नहीं। तो अब आपके पार्टी में जो जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये जब समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो ऐसा रंग चढ़ेगा चुनाव में कि आप बिल्कुल 403 पार कर जाएंगे? देखिए नाविका जी, 2-3 बातें कर लें। एक तो आपका जो ट्वीट दिखा रही थी आप, कि आप देखिए वहां कहां सम्मान कहां अपमान का। देखिए ये यही कह रहा था बीजेपी के आईटी सेल का कमाल ही। आप देखिए, ये देखिए डैम कहां का है? तेलंगाना का डैम है। और ये उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पे तेलंगाना का डैम, ये आईटी बीजेपी का है। देखिए कैसे मैनिपुलेट करता है। देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखा दीजिए, देश की जनता देख लेगी। जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें कोई टिप्पणी हो तो बताइए। आप दूसरी चीजें मत दिखाइए। अगर जो ट्वीट दिखाया था उसमें कोई गलती हो तो मैं फैक्ट चेक कर दूं, मैं फैक्ट चेक कर दूंगी, क्योंकि लाइट डिटेक्टर टेस्ट यहाँ हमेशा ऑन रहता है। और अगर किसी ने जो ट्वीट दिखाया गया था उसमें गलती पकड़ी तो मैं लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर दूंगी। आप उसकी बात करिए, इधर उधर की बात ना छे। हम आपकी बात नहीं कह रहे। जो वायरल हो रहा है आईटी सेल के थ्रू, ये कहाँ का फ्लाईओवर है? कलकत्ता का, उत्तर प्रदेश का मॉडल है। अमेरिका की फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश का मॉडल। ये है इनके आईटी सेल का कमाल। तो आप एक ट्वीट पे मत जाए, पिक्चरों पे मत जाए। दूसरी बात, इन्होंने तमाम बड़े आपने कहा क्या। देखिए एक बात समझिए, अब आप बात कंप्लीट करने दीजिए। शहजाद सुनिए, आप सभ्यता का बीच में बोला, पर आप कंप्लीट कीजिए ना। आपको मैं कह रहा हूँ सुनो ना, अरे मेरे दो समझदार आदमी हो। मैं क्या कह रहा था, नहीं कर सकता। जो लोग ट्रांसफर हुए थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, उनके पास समाज नहीं था। आज ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे दारा सिंह चौहान है, आदरणीय मौर्य जी हैं, या जो भी लोग जा रहे हैं बीजेपी के, आए हैं हम दूसरी तरफ, अभी वो आ रहे खेमे में। मैं आपको बताऊं, इनके साथ समाज है, क्योंकि ये घुटन महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं समाज अपने आप में बंधक महसूस कर रहा था। 5 साल समाज ने वोट दिया था बहुत उम्मीद के साथ, लेकिन उस समाज का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए समाज इनके साथ है, और वहां पे जो लोग शिफ्ट हुए थे उनके साथ समाज नहीं था। नाविका जी पहली बात समझिए। इसमें बताइए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या कद है? आप बताइए, आप बड़ी नेता है। अब मैं इसका जवाब साहब का क्या कद है? आप बताइए। कई सारे विधायक उनका क्या कद है? पिछड़ों में इनका सम्मान है, लेकिन इन लोगों में और भी कहीं ना कहीं घुसता क्यों है कि केशव प्रसाद मौर्य जी। आ रही हूँ शहजाद जी आपके पास। शांतनु गुप्ता जी, सवाल ये उठता है शांतनु गुप्ता जी कि 2014 के चुनाव में अमित शाह जी को चाणक्य बोला गया था, क्योंकि इन्होंने ये छोटी जनजातियों के लोगों का और ये पूरा समीकरण जो है वो उन्होंने स्टिच किया था। एंड ही वॉज कॉल्ड द विजर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश।
73 सीटें 80 में से आई थी बीजेपी की। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, 2014 और 2019 में यही फॉर्मूला चला, क्या 2022 में इस फॉर्मूला को कहीं भारी धक्का लगा है या नहीं? देखिए नाविका जी, अभी भी भाजपा के साथ ऐसे छोटे दल हैं जो किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अपना दल भाजपा के साथ है, निषाद पार्टी है, ऐसे ऐसे छोटे दल हैं। देखिए वो अलग बात है। मैं आपको फिर वो बात कहूंगा कि एक जो नई जाति बनी है, जो एक नया दल बना है, वो बेनिफिशियरी वोट बैंक है, जो लाभार्थी वोट बैंक है। 2014 तक उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, भाजपा बहुत पीछे थी और उसको अलग अलग राजनीतिक प्रयोग करने थे, उन्होंने करे। लेकिन अब वो बहुत समय से उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में जो डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री खुद वहां से सांसद है, मुख्यमंत्री पिछले 5 साल से रहे, तो अब उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया है। तो उनको और तरह की राजनीतिक समीकरणों की जरूरत अब बहुत कम है। अब उनका काम ही बोलेगा। जो मैंने आपको बताया, लाभार्थी है वो इसलिए वोट करेंगे क्योंकि इसलिए नहीं कि वो मौर्य है या चौहान है या अजीज खान है या शहना या शहजाद है। सही बात कह रहे हैं अगर आप, तो ये चुनाव में जरूर लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन एक पब्लिक का सवाल है जो अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही हैं, और पूछ रही हैं अजीज खान साहब आपसे। कह रही है बचपने में जनता केवल हंसने के अलावा कुछ नहीं रहता, क्या कुर्सी स्टूल अधिक महत्वपूर्ण है या समाज सेवा? क्या उन्होंने मौर्य जी के उनके काम के बारे में पूछा या सिर्फ कुर्सी स्टूल की कहानी सुनकर उनको बुला लिया समाजवादी पार्टी में? जनता का सवाल है, जवाब दें। बहुत सुंदर। देखिए नाविक, बहुत शानदार सवाल है। देखिए आप बड़ी पत्रकार है, समझिए सम्मान भी कोई चीज होती है। अपमान और सम्मान का कोई मतलब होता है? इंसान के लिए सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट है और बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया। सवाल स्टूल का नहीं है, सवाल किसकी क्या सम्मान कैसा दिया जा रहा है, स्टूल का सवाल नहीं है अनामिका जी, समझिए अपमान का सवाल है। उस समाज को अपमान। शहजाद पूनावाला, सम्मान स्टूल पर नहीं मिलता, कुर्सी पर मिलता है। जन सेवा तो सिर्फ बहाना है, कुर्सी पर बैठना ही इनका निशाना है। देखिए मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। अजीज जी थोड़ा धैर्य से सुन ले। अजीज जी, आप सम्मान की बात कर रहे हैं क्योंकि ये समाज के साथ आने वाले हैं, तो मैं आपको पहले तो कहता हूँ कि छोड़िए कौन सी स्टूल कौन से सोफे पे कौन बैठा है, आप अभी ऐलान कर लीजिए। हमने जैसे एक मौर्य समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया, अजीत जी आप में अगर ये हिम्मत है तो अभी ऐलान कीजिए कि हम भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर हमारी सरकार आएगी। वैसे आपकी नहीं आ रही है सरकार, मुझे पता है, पर आप ये ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए कि कितना सम्मान करते हैं नाविका के शो पर। दूसरी बात, एक बात आप अजीज खान साहब, किसी मौर्य को बनाएंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पहले या किसी मुसलमान को, जैसे वारिस पठान साहब कहते हैं? आ रहा हूं ना। अरे सुनिए नाविका जी, पहले उप मुख्यमंत्री बनाओ फिर उसको अपमानित करो, इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है? करने वाले लोग नहीं हैं, हम सम्मान देते हैं, जलालत नहीं करते हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य जी अपने आप को महसूस कर रहे हैं और संजय निषाद जी की बात कर रहे थे। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में पटाखे चल रहे हैं। दिवाली अभी बहुत दूर है, सर्दी में पटाखे जो चल रहे हैं वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चलने शुरू हो चुके हैं। एक तीर निकलता है, वहां पहुंचता नहीं दूसरी पार्टी में, कि दूसरा तीर भी निकल जाता है। तो इस जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। पर जैसे कहा जाता है ना कि इस वक्त खेल में सब कुछ जायज है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये वॉर चल रही है उत्तर प्रदेश में लोगों के वोटों की, और कौन जीतेगा कौन हारेगा 10 मार्च को हम यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको बताएंगे, और उत्तर प्रदेश की एक एक डेवलपमेंट को आप तक लेकर आएंगे। आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या समझते हैं, क्या टिप्पणी है, और आप उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में अगर कोई सवाल रखते हैं तो हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम आपके सवालों का इंतजार करेंगे। आज सवाल पब्लिका शो पर बस इतना ही, पर जाइएगा मत। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं न्यूज की पाठशाला लेकर प्रोफेसर सुशांत सिन्हा।
powered by MediBuddy. Unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. 8 PM Premium Black Music CDs. उंगली नहीं, मुद्दे उठाए, वो है नवभारत।